एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों ने कॉल एंड पुट ऑप्शन वाला वीडियो देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 6.7 पे। सेकेंड पॉइंट अपने को शुरू करना है, दैट इज़ क्लोज प्राइस। बट बिफोर एक्सप्लेनिंग व्हाट इज़ क्लोज प्राइस, यू माइट बी नोइंग दैट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग ऑनलाइन का कुछ टाइम पीरियड रहता है। सुबह में 9:15 बजे स्टॉक मार्केट ओपन हो जाता है एंड दोपहर में 3:30 बजे वो बंद हो जाता है। अब 9:15 बजे की जो प्राइस होती है वो ओपनिंग प्राइस होती है, और 3:30 बजे की दोपहर की जो प्राइस होती है उसको हम क्लोज प्राइस बोलते हैं। इसको हम क्लोजिंग प्राइस भी बोल सकते हैं। देखिए, क्लोज प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये प्राइस की फ्लक्चुएशंस क्यों आती है ये जानना ज़रूरी है। क्यों सुबह की प्राइस और शाम की प्राइस अलग होती है? उसका एक ही रीज़न है, डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट। अगर कोई कंपनी की शेयर की प्राइस एकदम से बढ़ जाती है, मतलब कुछ अच्छी बात बाहर आई होगी, लाइक प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा, क्वार्टर एंड का सेल्स बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे वो कंपनी के शेयर्स की। और सप्लाई कम होगी तो प्राइस का बढ़ जाना ऑब्वियसली तय है। उसी तरीके से क्रैश हो जाती है मार्केट, उसका मतलब कोई कांड लीक हुआ होगा, भाई एनपीए का लीक हो जाना, लोन रिकवरी नहीं हो रही है वो बात लीक हो जाना। तो मार्केट में जब ये हवा फैल जाएगी, लोग वो शेयर्स सेल करना शुरू कर देंगे, लेकिन कोई डिमांड नहीं होगी तो प्राइस डाउन हो जाएगी। ठीक है, दैट इज़ द रीज़न वाई ओपनिंग प्राइस एंड क्लोज प्राइस इज ऑलवेज डिफरेंट। नेक्स्ट इज कैपिटल बजटिंग। नाउ व्हेनेवर यू आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म, दैट प्लानिंग इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। आप लोगों को घर परचेज करना है रहने के लिए, ऑब्वियसली यू आर नॉट अ बिल्डर इन दिस केस। हाँ, अगर बिल्डर है तो फिर वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगा। यू आर नॉट अ बिल्डर इन दिस केस। नॉर्मल इंसान अगर कोई रहने के लिए घर परचेज करता है तो वो ऐसा नहीं चाहता है कि भाई मैं 3-4 महीना रहूँगा और फिर ये घर को बेच दूँगा। नहीं, वो जब हाउस प्रॉपर्टी परचेज करता है वो वैसी हाउस प्रॉपर्टी परचेज करता है कि उनके बच्चे के बच्चे, जनरेशन की जनरेशन भी वो घर में रह सके। सो ये जो प्लानिंग है वो एक कैपिटल बजटिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लेकिन इससे कनेक्ट होता है एक और पॉइंट, कैपिटल गेन यील्ड। इसका मतलब ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हो और उससे आपको कोई फ़ायदा हो जाता है, दैट प्रॉफिट, दैट गेन इज़ कॉल्ड कैपिटल गेन यील्ड। यील्ड ऑलवेज परसेंटेज के बेसिस पे फाइंड होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आई बॉट एन हाउस प्रॉपर्टी फॉर 25 लैक्स। आई बॉट एन हाउस प्रॉपर्टी फॉर 25 लैक्स और उसको 5 साल के अंदर मैंने बेच दिया 35 लैक्स के अंदर। कितने में बेच दिया? 35 लैक्स के अंदर। तो कैपिटल गेन यील्ड फाइंड कैसे करें? तो आपको एक फार्मूला देता हूँ, फार्मूला लिख देना आपकी बुक के अंदर। आपको पहले गेन फाइंड कर देना है। तो गेन इज 35 माइनस 25, दैट इज 10 लैक्स, डिवाइडेड बाय माई ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस मतलब मैंने कितने में ख़रीदा था, तो आई परचेज्ड एट 25 लैख, बिगिनिंग प्राइस इसको बोलते हैं। तो मेरा कैपिटल गेन यील्ड आ गया कि भाई 10 लैख डिवाइडेड बाय 25 लैख। जो भी आंसर आता होगा आपको मिलेगा उससे कैपिटल गेन यील्ड। आई एम रिपीटिंग, कैपिटल गेन यील्ड मतलब परसेंटेज में फाइंड किया हुआ प्रॉफिट, जिसकी फॉर्मूला है गेन्स डिवाइडेड बाय ओपनिंग प्राइस। सो माई गेन वॉज 35 लैक्स माइनस 25 लैख, 10 लैख डिवाइडेड बाय माई ओपनिंग प्राइस वॉज हाउ मच? 25 लैक्स। तो 10 लैख डिवाइडेड बाय 25 लैख, कैलकुलेटर पे आप चेक कर लेना, जितना भी परसेंटेज आए दैट इज़ कैपिटल गेन। एक और बात कैपिटल बजटिंग में आपको क्लियर कर दूँ कि इसका मतलब ये भी हुआ कि जब आप कोई एक्सपेंडिचर प्लान करते हो, आपको कोई खर्चा करना है और वो खर्चा 1 साल से ज़्यादा चलने वाला है, लाइक मैंने एग्जांपल लिया हाउस प्रॉपर्टी का, तो इफ़ यू आर बाइंग एन हाउस प्रॉपर्टी थ्रू लोन, तो आपकी लोन 20 ईयर्स तक चलने वाली है, तो ये 1 साल से ज़्यादा आपका एक्सपेंस एक्सटेंड होने वाला है, स्प्रेड होने वाला है, तो वैसे एक्सपेंस को भी हम बोलेंगे कैपिटल बजटिंग। ये नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट्स। इट इज़ नथिंग बट दिस शेयर मार्केट, शेयर्स, सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सारा कैपिटल मार्केट्स माना जाता है। वेरी इजी, आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज कैश बजट। अगेन मैं बोलता हूँ लॉकडाउन की सिचुएशन में ये कैश बजट आज सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जब हम एटीएम से कैश विड्रॉ करने जाते हैं, सैलरी क्रेडिट हो जाती है, दूसरे दिन हम जब विड्रॉ करने जाते हैं, हम वो विड्रॉल के बाद या विड्रॉल से पहले कुछ दिमाग में सेट करते हैं मेरे को कितना विड्रॉ करना है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो महीने का आपका खर्चा कितना है। तो आप एक कैश बजट बनाते हो जिसके अंदर आप अपनी इनकम डिसाइड करते हो कि भाई मेरी सैलरी कितनी क्रेडिट हुई और उसमें से मेरे को इस महीने में कितना एक्सपेंस करने हैं। इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंस हो गए, वाटर के एक्सपेंस हो गए, रेंट हो गया, ठीक है, फूड एक्सपेंस हो गया, ग्रॉसरी एक्सपेंस हो गया, नॉर्मल मिसलेनियस रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के एक्सपेंस हो गए। सो ये सारा माइनस कर दिया आपने और एक बजट बनाया। सो इट इज़ नथिंग बट द इनकम एंड द एक्सपेंस का ओनली कैश वाला, यहाँ पे नॉन कैश नहीं आएगा, डेप्रीशिएशन यहाँ पे कंसिडर मत करना, ओनली कैश वाला इनकम एंड कैश वाला एक्सपेंसेस का आपको क्या बनाना है? बजट बनाना है।
और फिर लास्ट में आपको बैलेंस फाइंड कर देना है कि भाई महीने के एंड के अंदर इतना मेरा कैश बैलेंस बचना चाहिए। एक्चुअली बजट इज़ अ प्री प्लानिंग, ये आपको पहले एडवांस में डिसाइड करना होगा। समझ रहे हो, आप ये ऑडिट नहीं कर रहे हो कि पिछले महीने में क्या हुआ, नहीं, अगले महीने में क्या होगा उसको हम बोलेंगे कैश बजट। आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट पॉइंट इज क्रेडिट पीरियड। क्रेडिट पीरियड जानते हो आप, क्रेडिट कार्ड अगर यूज़ करते होंगे आपको ये मालूम होगा, ठीक है। एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ कि भाई 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड होना, इसका मतलब ये है कि आपने पहले एक्सपेंस कर लिया और फिर आपको उसका पेमेंट करना है, दैट इज़ क्रेडिट पीरियड। उसी तरीके से बिज़नेस में भी ये शब्द यूज़ होता है कि आप अगर किसी को क्रेडिट सेल्स करते हो, माल आपने बेच दिया, उसका पेमेंट वो आपको 30 डेज़ के बाद करेगा, तो क्रेडिट पीरियड इज़ 30 डेज़। ओके, नेक्स्ट इज क्लोजिंग प्राइस विच इज़ ऑलरेडी कवर्ड व्हेन आई वाज डिस्कसिंग क्लोज प्राइस। सेम है, बिल्कुल भी आपको उसके अंदर चेंज नहीं मिलेगा, आप पढ़ सकते हो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट इज कमर्शियल पेपर विच इज़ राइट नाउ एक्चुअली बंद ही हो गया है कमर्शियल पेपर, बिकॉज ये बहुत ही अनसिक्योर्ड है। अगर आप कमर्शियल पेपर ख़रीदते हो पैसा देके तो आपके पास अनसिक्योर्ड इंस्ट्रूमेंट है, मतलब अगर वो कंपनी लिक्विडेट हो गई तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड माना जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, शायद ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि सिक्योर है कि अनसिक्योर्ड। सो कमर्शियल पेपर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट जो कि बिल्कुल भी फेल्ड इंस्ट्रूमेंट है, यूज़ नहीं होता है। गवर्नमेंट की परमिशंस के साथ ही आप आज कमर्शियल पेपर इशू कर सकते हो, बाकी इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड, इज़ प्रोहिबिटेड, ठीक है। और वो 1 लाख की मल्टीपल्स में होता है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कमोडिटीज़। मैं फास्ट इसीलिए जा रहा हूँ गाइस क्योंकि ये सारे पॉइंट्स बहुत ईजी है, 1 लाइन की डेफिनेशन है, ज़्यादा इसमें डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर लगेगा मैं आपका टाइम ज़रूर लूँगा। कमोडिटीज़। नाउ एक बात आपको ये जाननी बहुत ज़रूरी है कि खाली शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़, खाली फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये सारा ट्रेड नहीं होता है ऑनलाइन। मेरा मतलब है ये तो ट्रेड होता है, लेकिन उसके साथ साथ आज दुनिया के अंदर जो ट्रेड होता है ऑनलाइन वो कमोडिटीज़ होता है। ये लॉकडाउन के सिचुएशंस में आप क्रूड ऑयल का भाव देखिए कितना डाउन जा चुका है, समझ रहे हो आप। तो ये क्रूड ऑयल का क्यों ये भाव निकल रहा है ऑनलाइन, क्या वो भी ट्रेड होता है? तो येस गाइस, वीट, शुगर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल्स, मेटल्स, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन ट्रेड होती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कमोडिटीज़ मार्केट बोलेंगे। ये एक पूरा अलग मार्केट है, सिक्योरिटीज़ से पूरा अलग मार्केट है, इसका भी ऑनलाइन ट्रेडिंग होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? कमोडिटीज़ मार्केट। नेक्स्ट इज़ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़। आप लोगों ने सुना होगा NCDs एंड CCDs, नॉट कैफे कॉफ़ी डे। CCD मतलब कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एंड NCD मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नाउ व्हाट इज़ दिस कन्वर्टेबल डिबेंचर्स? मैं आपको डिबेंचर्स देता हूँ विद 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट और आप मुझे सामने लमसम अमाउंट देते हो, तो मेरी कंपनी में पैसा आया और आपको सिक्योरिटी में मैंने डिबेंचर्स दिया। अब डिबेंचर्स का कुछ टर्म होगा, 3 इयर्स, 5 इयर्स। 3 इयर्स और 5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद आप मेरे पास आओगे विथ इंटरेस्ट पैसा मांगने के लिए। लेकिन अगर आपका कन्वर्टेबल डिबेंचर रहेगा तो आपका ये जो डिबेंचर है वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और आप जो मेरे लेंडर थे उसकी जगह आप ओनर हो जाओगे, क्योंकि वो डिबेंचर अब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यू विल बी द ओनर ऑफ माई कंपनी। फिर आपको डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। समझ रहे हो व्हाट इज़ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़? सो पहले जो लेंडर था, जो पैसा देता था कंपनी को और डिबेंचर्स ले जाता था अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, वो अब कुछ टाइम के बाद क्या बन जाएगा? ओनर बन जाएगा एज अ इक्विटी शेयर होल्डर। नेक्स्ट इज कंसोलिडेशन। Consolidation is a word which is used when assets and liabilities are to be merged. जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है तो दूसरी कंपनी के जितनी भी असेट्स, जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, वो ये जो खरीदने वाली कंपनी की भी हो जाएगी ना, तो दोनों की बैलेंस शीट को, दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने को मर्ज करना रहेगा। लाइक अगर आज अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट को ख़रीद लेती है तो फ्लिपकार्ट के जितने भी वेयर हाउस है वो अब अमेज़ॉन के हो जाएंगे, तो उसकी असेट्स तो ऐड हो गई ना, वेयर हाउस, समझ रहे हो आप। उसी तरीके से लाइबिलिटीज़ भी ऐड हो जाएगी, तो एक कंपाइल्ड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है गाइस। ये आप जब आगे जाओगे, लेवल आपका बढ़ेगा, इंटरमीडिएट से फाइनल में जाओगे, आपको पता चलेगा व्हाट इज़ कंसोलिडेशन इन डिटेल। फाउंडेशन लेवल के लिए उतना काफ़ी है। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स, दैट इज़ योर होमवर्क, आई विल नॉट एक्सप्लेन दिस। नेक्स्ट इज डिबेंचर्स, दैट इज़ ऑल्सो होमवर्क, डाउट हो तो पूछ लेना।
Debtors is your homework. I am directly jumping on defensive stock. Okay, what is the difference between वीरेंद्र सहवाग एंड राहुल द्रविड़? वीरेंद्र सहवाग और राहुल द्रविड़ में क्या फ़र्क था? चलो बताओ भाई, ये इंडियन टीम के प्लेयर है, पास प्लेयर्स, ठीक है, तो आप जानते हो ये दो कौन है। वीरेंद्र सहवाग ओपनिंग बैट्समैन, और 2 डाउन या 1 डाउन राहुल द्रविड़ सर आते थे, जिसको द वॉल भी माना जाता है, द वॉल उसको नाम दिया गया है। इन दोनों में एक ही फ़र्क है कि वीरेंद्र सहवाग को अटैकिंग पोजीशन पे डाला हुआ है, ओपनिंग बैट्समैन, वो डिफेंस नहीं करेगा, वो विदाउट फुटवर्क चौके छक्के ही लगाएगा, उसका काम है अटैक करना, और द्रविड़ का काम है विकेट को संभालना, डिफेंस करना। कभी कभार अटैक करने में आउट हो जाते हैं जल्दी, डिफेंस में एक फ़ायदा रहता है कि आप अपनी विकेट नहीं गंवाओगे। उसी तरीके से गाइस स्टॉक भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एग्रेसिव स्टॉक्स, एक होते हैं डिफेंसिव स्टॉक्स। देखिए अग्रेसिव स्टॉक्स में अगर आप जाते हो तो आप शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लोगे, लेकिन उतना ही आपको रिस्क भी रहेगा कि आप लॉस भी कर दो, क्योंकि वो जो स्टॉक्स है वो बहुत हाई डिविडेंड देते हैं कभी कभी, और कभी कभी कुछ भी नहीं देते हैं। कभी कभी शेयर प्राइस बहुत बढ़ जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है। लेकिन डिफेंसिव स्टॉक आपको कंसिस्टेंट डिविडेंड देंगे, भले मार्केट क्रैश हो जाएगा, भले इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, लेकिन उतना ज़्यादा इम्पैक्ट उन स्टॉक्स पे नहीं आएगा जो डिफेंसिव स्टॉक्स माने जाते हैं। ठीक है, आप सर्च कर सकते हो, बहुत सारी कंपनीज हैं डिफेंसिव स्टॉक के अंदर। मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट इज डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन इज बेसिकली द वेयर एंड टेयर। आप मशीनरी यूज़ करते हो, आप अपनी बिल्डिंग यूज़ करते हो, आप जो भी असेट्स यूज़ करते हो वो यूज़ करने से ख़राब हो जाती है, ठीक है, तो वो ख़राब हो जाती है, उसका मतलब उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है, तो आप अपने बुक्स में उसकी वैल्यू कम करोगे थ्रू डेप्रीशिएशन, वेरी सिंपल। लेकिन डेप्रीशिएशन की 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 इज स्ट्रेट लाइन मेथड। आपको सीधा सीधा एक ही अमाउंट हर साल डेप्रीशिएट करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसको समझाऊं तो एक वैल्यू होती है, उस पर परसेंटेज लगाए जाते हैं। लेट्स से मशीनरी वैल्यू इज 15,000 रुपीज़, ओके। अब 10% रेट से मेरे को इसको डेप्रीशिएट करना है, सो 15,000 मल्टीप्लाई बाई 10%, दैट विल बी हाउ मच, 1500। तो पहले साल का डेप्रीशिएशन कितना आ गया, 1500। अब वो मशीन की वैल्यू कितनी हो गई, 15,000 माइनस 1500 इज नाउ 13,500, उस पर 10% लगाना है, सो नेक्स्ट ईयर डेप्रीशिएशन विल बी 1350। सो ये रिड्यूसिंग मेथड होती है। WDV इज ऑलवेज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग मेथड। एंड द लास्ट इज एक्सीलरेटेड डेप्रीशिएशन मेथड। ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं इस मेथड को, क्योंकि यहाँ पर जो मेथड है वो ये कहना चाहती है कि स्टार्टिंग के ईयर्स में डेप्रीशिएशन हाई चार्ज करो और फिर एंड में उसको कम कर दो। सो ये है पहले बहुत ज़्यादा डेप्रीशिएशन चार्ज करना, एंड फिर एंड में उसको कम कर देना। बहुत कम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, ये मेथड ज़्यादा यूज़ में नहीं आती है। 2 ही मेथड यूज़ करते हैं लोग, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV मेथड, और उसमें से भी इनकम टैक्स एक्ट साफ साफ बोलता है कि हर कंपनी को WDV मेथड फॉलो करनी रहेगी। सो सबसे ज़्यादा मैं अगर बोलूँ जो मेथड यूज़ होती है दैट इज़ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमने C सीरीज़ कंप्लीट की है, D सीरीज़ शुरू कर दी है। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। यार मैं जब पढ़ता था तो मेरे को इतने डाउट्स आते थे, आप लोगों को डाउट्स ही नहीं आते हैं, अब मैं क्या समझूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट पेज नंबर 6.8 पे मिलेगा डेरिवेटिव्स। 3 स्टार एग्ज़ाम में आएगा 100%। डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि ऐसी सारी चीज़ें जिसकी वैल्यू किसी और की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। हम अगर हमारी नॉर्मल लाइफ की बात करें तो आप अगर कर्ड परचेज़ करने जाओ, दही परचेज़ करने जाओ, तो दही की जो वैल्यू है वो किसी मेन प्रोडक्ट की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। आप सारे जानते हो कि मिल्क इज़ द मेन फैक्टर फॉर कर्ड। अगर मिल्क का भाव बढ़ जाएगा तो फिर ऑब्वियसली दही का भाव भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ये बात? तो दही को हम हमारे नॉर्मल लाइफ में डेरिवेटिव बोल सकते हैं। उसी तरीके से हम एक्चुअली डेरिवेटिव की बात करें तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बैंक इंटरेस्ट रेट। बैंक की इंटरेस्ट रेट की अगर आप बात करो,
क्या वो किसी पे डिपेंडेंट है? लेट्स से कि अगर हाउसिंग लोन 10% से 15% हो जाए या 10% से 7% हो जाए, तो ये अप डाउन क्या मर्जी के हिसाब से चलता है? क्या RBI को सपना आता है रात को ऐसा करने का? नहीं, ये कोई फैक्टर पे डिपेंडेंट करता है। लाइक अगर लोगों के पास बहुत पैसा है, इन्फ्लेशन का टाइम है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज लोगों के पास इतना पैसा है, परचेसिंग पावर इतना बढ़ गया है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम, तो प्राइसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। ऐसे टाइम के अंदर बैंक को अपने इंटरेस्ट को कंट्रोल करना रहता है। तो ज़रा सोचिए कि लोगों के पास जब बहुत पैसा होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए बैंक लोन पे क्या करेगी? इंटरेस्ट बढ़ाएगी कि इंटरेस्ट कम कर देगी? तो आंसर इस लोन पे इंटरेस्ट को बढ़ा देगी, ताकि कोई लोन ना ले, ताकि और लोगों के पास पैसा ना आए। उसी तरीके से जब लोगों के पास पैसा नहीं होता है, मतलब पैसा ही नहीं है, तो फिर लोन का इंटरेस्ट वो लोग कम कर देते हैं, ताकि वो कम लोन पे लोग पैसा लोन ले और उनके पास मनी का फ्लो बढ़ जाए। तो इंटरेस्ट रेट इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर डेरिवेटिव्स। उसी तरीके से शेयर प्राइसेस, डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट, शेयर प्राइसेस भी किसी फैक्टर पे डिपेंडेंट होती है। प्राइस का गिर जाना, ऑल ओवर क्राइसिस, आज कोरोना वायरस की वजह से वर्ल्ड क्राइसिस हो रहा है, मार्केट सबका कोलैप्स हो चुका है। हमारे मोदी जी ने भी बोला था कि अगर 21 दिन का लॉकडाउन आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा। तो ये कोरोना वायरस की वजह से जो वर्ल्ड में क्राइसिस आ रहे हैं, शेयर के प्राइसेस गिर जा रहे हैं। अगेन इट्स अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेरिवेटिव्स, बिकॉज खुद की प्राइस नहीं होती है, वो किसी अंडरलाइंग असेट, दूसरी चीज़ पे डिपेंडेंट होता है। उसी तरीके से एक्सचेंज रेट की अगर आप बात करो, आज 76.70 हो चुका है। कहीं ऐसा भी दिन आएगा कि 80 तक वो क्रॉस हो जाएगा। 2014 में जब सरकार चेंज हुई थी, तब मैंने चेक किया था तो $51 का प्राइस था, मतलब $1 इज इक्वल टू 51 रुपीज़। आज वो 76 तक पहुंच गया है इतने कम सालों में। तो ये किस पे डिपेंडेंट होता है? ये इकोनॉमी पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डेरिवेटिव्स के अंदर आ जाएगी। इन शॉर्ट, शेयर्स, स्टॉक्स जिसकी खुद की प्राइस नहीं होती है, अंडरलाइंग असेट पे डिपेंड करती है, उसको हम क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन हमने मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी जब पढ़ा था, हमको वहाँ पे समझ में आ गया था, लॉट ऑफ बिजनेसेस, एक साथ बहुत सारे अलग अलग बिजनेस। अब ITC का एग्जांपल ले लीजिए। ITC की कितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं, मैंने एग्जांपल दिया था आशीर्वाद आटा, फियामा डेविल्स, बहुत सारे अलग ब्रांड्स हैं जो ITC के अंदर आते हैं। दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिविडेंड। वेरी सिंपल, अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आपको डिविडेंड मिलेगा, दैट इज़ नथिंग बट कंपनी के प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी, यू मस्ट रिसीव द शेयर ऑफ अ प्रॉफिट। डिपेंड करता है आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो कि इक्विटी शेयर होल्डर। अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्ड करते हो तो आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिल जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट्स। लेकिन अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो तो आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है, उसके बेसिस पे आपको डिविडेंड डिक्लेयर होता है। वो फिक्स नहीं रहता है, वो ईयर टू ईयर चेंज भी हो सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इक्विटी विच इज नोन एज नेटवर्थ। बेसिकली देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड आउट नेटवर्थ। फर्स्ट इज असेट अप्रोच एंड सेकंड इज लायबिलिटी अप्रोच। डेफिनेशन दी है लायबिलिटी अप्रोच की, तो उसको मैं समझा दूँ क्या है। आप तीन चीज़ों का एडिशन जो लेके आओगे उसको हम बोलेंगे नेटवर्थ। नंबर 1 इज़ इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर 2 इज़ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड नंबर 3 इज़ रिटेन्ड अर्निंग्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज रिजर्व्स। ओके, तीन को प्लस कर दो, जो भी अमाउंट आएगा वो आपका नेटवर्थ है। लेकिन अगर आप असेट अप्रोच से जाओगे तो आपको क्या कैलकुलेशन करने रहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू एड अप ऑल द करंट असेट्स, योर स्टॉक इन ट्रेड, योर बिल्स रिसीवेबल, योर डेटर्स, योर कैश बैलेंसेस, आप सारे करंट असेट्स को प्लस कर दीजिए। फिर आपको उसमें ऐड करना है सारे फिक्स्ड असेट को। बिल्डिंग्स ऐड कर दिया, आपके पास कोई व्हीकल है वो व्हीकल ऐड कर दिया, मशीनरी है मशीनरी ऐड कर दिया, तो एक ह्यूज अमाउंट निकल के आएगा। उसमें से आप लोगों को माइनस करनी है सारी लायबिलिटीज़, वेदर इट इज़ करंट लायबिलिटीज़, वेदर इट इज़ नॉन करंट लायबिलिटीज़, वेदर इट इज़ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स और वेदर इट इज़ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो करंट असेट फिक्स्ड असेट में से जब आप लायबिलिटी माइनस कर दोगे सारी, तो जो अमाउंट बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे? नेटवर्थ बाय असेट अप्रोच। बेसिकली इट इज़ द अमाउंट लेफ्ट बाय द कंपनी, इट इज़ द अमाउंट लेफ्ट बाय द कंपनी
एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। ये अमाउंट जो बची है वही डिस्ट्रीब्यूट होती है लिक्विडेशन के टाइम पे शेयर होल्डर्स के बीच में। गेटिंग द पॉइंट? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एक्सचेंज रेट विच इज़ द होमवर्क। नेक्स्ट इज फेस वैल्यू विच इज़ वेरी सिंपल। आइए समझते हैं फेस वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ कंपनी, यू कैन स्टार्ट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बाय एटलीस्ट 2 people। यू नो दैट 2 लोग चाहिए खाली प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट करने में। तो आप 2 लोगों से एक कंपनी शुरुआत करते हो और लेट्स से कि 1 करोड़ रुपए का आप लोगों ने बंदोबस्त किया। आप और आपके फ्रेंड ने मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की 50 लाख रुपीज़, ठीक है। नाउ आप अपनी बैलेंस शीट में इसको डिस्ट्रीब्यूट तो करोगे एज इक्विटी शेयर कैपिटल। आप बताओगे कि भाई शेयर कैपिटल हम लोग लेके आए हैं कंपनी के अंदर, दैट इज़ 1 करोड़ रुपीज़ विच इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 50 लाख, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप शेयर्स के फॉर्म में उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे कि एज इफ़ आप कंपनी में पैसा लेके आए और कंपनी ने आपको क्या दिए, शेयर्स दिए। तो टोटल कैपिटल कितना रेज हुआ है, 1 करोड़। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपकी एक शेयर की फेस वैल्यू क्या होगी। इट कैन बी 1 रुपी, इट कैन बी 10 रुपी, इट कैन बी 100 रुपी, जो लाइफ टाइम कभी भी चेंज नहीं होगी, ये फिक्स्ड ही रहती है। तो लेट्स से यू डिसाइड के पर शेयर योर फेस वैल्यू विल बी 10 रुपीज़, ठीक है। सो आप कैलकुलेशन कैसे दिखाओगे, 10 पर शेयर मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ शेयर्स टू मेक द अमाउंट। सो ऐसे कितने शेयर्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करने रहेंगे, तो आंसर इज़ वेरी सिंपल गाइज, 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 10 लाख शेयर्स। सो ये 10 रुपया जो है वो आपकी क्या है, फेस वैल्यू। आइए समझते हैं आगे व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ऐसी सारी चीज़ें जो कैश के फॉर्म में हो, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में हो। योर कैश इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। बार्टर सिस्टम चला गया और जब भी मनी एंड करेंसी का कंसेप्ट शुरू हुआ तब से सारी चीज़ें जो एक्सचेंज में यूज़ होती है एज अ कंसिडरेशन, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। देखिए क्या लिखा है, कैश हो सकता है, प्रॉमिसरी नोट हो सकता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में चेक्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसको क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, जो भी आपको एजेंट की तरह पैसों का फंडिंग देता है, which helps you to provide the fund, is called financial intermediary. Banks are one of the most common example of that agents, because you don't have finance और आपको कोई टास्क करना है, ठीक है, आपको पैसे की ज़रूरत है, कंपनी स्टार्ट करनी है, तो यू नीड एन एजेंट जो आपको पैसा देगा, दैट इज़ बैंक्स विल प्रोवाइड यू द फंड्स। आपको उसके सामने इंटरेस्ट जो भी पे करना है, EMI, वो आपको देना पड़ेगा। अदरवाइज फाइनेंशियल इंटरमीडियरी में आप शेयर ब्रोकर्स को भी ऐड कर सकते हो। शेयर ब्रोकर्स आर ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट बॉन्ड्स। आई डोंट थिंक यू नीड एनी एक्सप्लेनेशन, मैंने बॉन्ड्स कवर करे हैं। और गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज सिंपल, द बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय गवर्नमेंट। आप NHAI के बॉन्ड ले लो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप REC के बॉन्ड ले लो, ये सारे बॉन्ड्स गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं। आप उसको अगर परचेज़ करते हो और गवर्नमेंट को पैसा देते हो तो आपको टैक्स में भी बहुत सारा सेविंग्स मिल जाता है। आया समझ में? ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ हेज। इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है गाइस। हेजिंग बेसिकली एक सेफ्टी मेजर है। देखिए हेज बैंक कैसे करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू बाई अ हाउस प्रॉपर्टी, ओके, एंड फॉर दैट यू आर आस्किंग फॉर अ हाउसिंग लोन, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगी विदाउट एनी सिक्योरिटी? नॉट पॉसिबल। विजय माल्या, नीरव मोदी, ऐसे केसेस के बाद तो बैंक और स्ट्रॉन्ग हो गई है कि सिक्योरिटी मेजर्स इतने स्ट्रॉन्ग लेती है कि आप लोन अगर रीपे नहीं करोगे फिर भी वो आपका घर बेच के पैसा जनरेट कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हेजिंग। बट हेजिंग एक्चुअली शेयर मार्केट में ज़्यादा यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू बैंक टर्मिनोलॉजीज। नाउ हाउ टू हेज फाइनेंस और हाउ टू यूज़ द कंसेप्ट ऑफ हेज, उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिखेगा, इसको ध्यान से समझना। तो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि आप लोगों के पास एक शेयर है 1000 रुपये का। यू आर हैविंग 1 शेयर ऑफ 1000। नाउ मार्केट में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है कि आपको डर है कि आपके शेयर का प्राइस गिर ना जाए, तो आप क्या करोगे, आप पुट ऑप्शन बाय कर लोगे। आप जानते हो पुट ऑप्शन क्या है? पुट ऑप्शन का मतलब अ राइट टू सेल बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू सेल। आप चाहो तो वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन आप पे कोई प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता। तो आपने क्या किया, स्ट्राइक प्राइस 900 रुपीज़ का एक ऑप्शन ख़रीद लिया और आपने 90 रुपीज़ प्रीमियम पे कर लिया। ये ऑप्शंस की ट्रेडिंग ऑनलाइन होती है।
आपने ऑनलाइन ट्रेडिंग किया, आपने एक ऑप्शन बाई कर लिया जो कि 900 रुपीज़ का स्ट्राइक प्राइस है और 90 रुपीज़ आपने प्रीमियम भर दिया। नाउ व्हेन इन फ्यूचर शेयर प्राइस विल गो डाउन, लेट्स से कि शेयर प्राइस हो गई कितनी 500 रुपीज़, आपको केस नंबर 1 में दिख रहा होगा। तो अब शेयर प्राइस कितना हुआ 500 हो गया। क्या आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना चाहिए? क्योंकि अगर आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर लोगे तो जो शेयर की कीमत 500 हो चुकी है उसको आप 900 में बेच पाओगे। जी हाँ दोस्तों, 500 एक्चुअली शेयर प्राइस हो चुकी है, लेकिन आपका पुट ऑप्शन अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया 900 रुपीज़ में आप उसको बेच सकते हो। तो जी हाँ, आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना है। और आपको ये किस तरीके से करना है, तो देखिए, आपने वो शेयर बेचा तो कितने रुपए आए 900 रुपीज़ आए। लेकिन अगर हम नेट लॉस की बात करें या नेट गेन की बात करें तो 900 में से 90 को प्रीमियम अगर आप माइनस कर लोगे तो आपकी रिकवरी होगी 810 रुपीज़ की। आपके पास नेट कैश कितना है 810 रुपीज़। एंड इफ़ यू कैलकुलेट लॉस तो आपके पास ओरिजिनल शेयर कितने का था 1000 रुपये का था, अभी आपके हाथ में कैश कितना है 810, तो 190 रुपीज़ आपका नेट लॉस हुआ। इस तरीके से हमने पुट ऑप्शन एक्सरसाइज किया बाय सेलिंग द शेयर एट ₹900। ठीक है, तो 1000 रुपये का शेयर तो 900 में बिका, वो ऑलरेडी 100 का लॉस है, प्लस हमने 90 प्रीमियम भी भरा है, तो टोटल लॉस कितना हो गया 190। लेकिन किस तरीके से ये पुट ऑप्शन ने हेजिंग का कमाल किया है। देखो सेकंड, इफ़ देयर वाज नो हेजिंग, अगर हमने पुट ऑप्शन खरीदा ही ना होता तो आज हमारा शेयर प्राइस कितना हो चुका है 500, तो आप अगर उसको बेचते तो आपके हाथ में कितने आते 500, आपका नेट लॉस हो जाता 500। तो हेजिंग ने आपको सेविंग्स करवाया है, लॉस आपका कम करवाया है और आपने 310 रुपया बचाया है। ये एग्जाम्पल है किसका, हेज का। ठीक है, अंदर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फटाफट से। देखो क्या है, हेज इज़ द स्ट्रेटजी दैट इज़ यूज्ड टू मिनिमाइज द रिस्क, सर्कल द वर्ड, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमाइज द रिटर्न्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। हमारा रिस्क कम हुआ और हमारा रिटर्न भी ज़्यादा हुआ, हमको 810 रुपीज़ रिकवरी हुई, जबकि हेज ना होता तो हमको 500 होता। अ हेज इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स implemented with the help of hedge fund. This term has been written from the banker's point of view and may be interpreted differently in the field of finance and commodity market. हमने ये जो एग्जाम्पल देखा वो फाइनेंस मार्केट का था, लेकिन बैंक वाला एग्जाम्पल जो मैंने समझाया वो बैंक वाला एग्जाम्पल कौन सा था जल्दी, बैंकर्स पॉइंट से लिखा था, वेरी सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज होल्डिंग पीरियड। होल्डिंग पीरियड जनरली असेट्स का होता है। जो भी असेट आपके पास है आप कितने टाइम तक उसको होल्ड करके रखते हो, आपके पास कितने साल तक पोजेशन रहता है, वो ड्यूरेशन को हम क्या बोलेंगे, होल्डिंग पीरियड। एक्चुअली वाई इट इज़ इंक्लूडेड एट फाउंडेशन लेवल, बिकॉज दे आर मेकिंग यू अवेयर विद दिस वर्ड, बिकॉज जब आप आगे इनकम टैक्स पढ़ोगे तब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। सी देयर आर मैनी बेनिफिट्स ऑफ टैक्सेशन, आपको टैक्स में रिलीफ मिलती है अगर आप कोई असेट्स, लेट्स से हाउस प्रॉपर्टी या बिल्डिंग कुछ सालों तक होल्ड करके रखते हो। बेसिकली इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स बोलते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स का रेट जो है वो कम होता है इन इनकम टैक्स एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स। सो यू हैव टू होल्ड एन असेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट पीरियड इज कॉल्ड होल्डिंग पीरियड। नाउ द नेक्स्ट वन इज इनकम स्टॉक. Let us understand what is it. There is no difference between defensive stock and income stock. दोनों सेम ही है। हमने डिफेंसिव स्टॉक में क्या समझा था, ये ऐसे स्टॉक्स है जो आपको स्टेबल डिविडेंड देते रहेंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में अगर क्राइसिस चल रहा है फिर भी वो कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिले, इसीलिए तो इसका नाम क्या है, इनकम स्टॉक। वो आपको इनकम जनरेट करके देंगे डिस्पाइट ऑफ हैविंग द फाइनेंशियल मार्केट क्राइसिस। एक बार डेफिनेशन पढ़ लो क्या है, अ सिक्योरिटी विच हैज़ अ सॉलिड रिकॉर्ड ऑफ डिविडेंड पेमेंट्स एंड ऑफर द डिविडेंड हायर देन द कॉमन स्टॉक। जो नॉर्मल स्टॉक्स होते हैं जो आपको इतना डिविडेंड नहीं दे पाते हैं, उसके कंपैरिजन में डिफेंसिव स्टॉक्स एंड इनकम स्टॉक्स आपको ज़्यादा डिविडेंड देंगे। नेक्स्ट इज इंडेक्स। इट इज़ अ मेजरमेंट, आपको मार्केट का पता चलता है थ्रू इंडेक्स, इतने पॉइंट्स निफ्टी गिरा, इतने पॉइंट्स सेंसेक्स अप है, ये सारी बातें जो आप सुनते हो CNBC, आवाज़ पे एंड अदर्स न्यूज़ चैनल पे, वो इंडेक्स पे बेस्ड होती है। इंडेक्स इज़ बेसिकली अ मेजर, और जो भी इकोनॉमी में प्लस माइनस होता है, जो भी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट होता है, शेयर का मार्केट में जो भी इम्पैक्ट आता है, वो इंडेक्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, आगे है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कंपनी पैसा रेज़ करती है फॉर द फर्स्ट टाइम, वो एक ऑफ़र
आपको देती है कि भाई हमको पैसों की ज़रूरत है, क्या आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहोगे। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इफ़ दे आर ऑफरिंग इज़ कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO, और उसके बाद सब्सिक्वेंट ऑफर भी होती रहती है एज एंड व्हेन द कंपनी रिक्वायर्स फंड्स। लेकिन जो यंग कंपनीज होती है जो पहली बार इशू करती है उसके लिए ये शब्द लिया जाता है, दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, इंटरनेट ट्रेडिंग। यू ऑल नो वेरी वेल कि आज इंटरनेट का कितना इंपॉर्टेंस है। ज़रा सोचिए कि लॉकडाउन में अगर आपके पास इंटरनेट भी ना होता तो क्या आप रह पाते। लोग सड़कों पे उतर आते, लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते। इंटरनेट आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो चुका है। सुबह होते ही आँख खुलते ही पहले ही चीज़ हम व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक आप चेक करते होंगे, जो कि पूरा इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। तो ऑब्वियसली जब लाइफ इंटरनेट के बिना पॉसिबल नहीं है तो शेयर मार्केट भी इंटरनेट के बिना पॉसिबल कैसे हो सकता है। आज जो भी ट्रेडिंग होती है वो डीमैट अकाउंट में, दैट इज़ डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट में होती है। पहले शेयर सर्टिफिकेट हुआ करते थे, आपको फिजिकल कॉपी मिलती थी शेयर्स की, लेकिन अब आपके अकाउंट में यूनिट्स या तो आपके अकाउंट में शेयर के नंबर्स अकाउंट में आ जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आज मार्केट में जो भी ट्रेडिंग होता है वो इंटरनेट पे बेस्ड है। ईयर 2000 के शुरुआत में, दैट इज़ जनवरी 2000 में सेबी ने इंटरनेट ट्रेडिंग को अप्रूव कर दिया था, और तब से लेकर आज तक जो भी ट्रेडिंग होता है वो इंटरनेट पे ही होता है।